नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 जून सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में फिर शुरू हुआ तापमान में बढ़ोतरी का दौर, इस दिन से करना होगा लू का सामना। राशन कार्ड धारकों को 30 जून से पहले करना होगा ये काम, वरना राशन मिलने में होगी परेशानी। हरियाणा CET के नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती, नाबालिग कैंडिडेट ने दायर की याचिका, एग्जाम में बैठने से रोका। हरियाणा के 5 जिलों में ऑन कॉल पहुंचेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। हेल्थ डिपार्टमेंट में नो नोड फार्मूला लागू होगा। पायलट प्रोजेक्ट से ग्रामीणों को होगा फायदा। चरखी दादरी में नशा तस्करों के खिलाफ चलाया अभियान, आधा दर्जन गांव में संदिग्धों की तलाश। मॉडल संस्कृति व PM श्री स्कूलों में अब 10 साल के लिए होगी शिक्षकों की नियुक्ति। इस बार हरियाणा बोर्ड लेगा परीक्षा। एस्टेट 2024 फॉर्म में गलतियां सुधारने का मौका 9 से 12 जून तक कर सकते हैं ऑफलाइन आवेदन। 26 व 27 जुलाई को होगी परीक्षा। UG कोर्स में एडमिशन को बचे 2 दिन, 19 को मेरिट लिस्ट, वहीं 23 तक जमा करनी होगी फीस। गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना हो सकता है महंगा। IRDAI ने 18 से 25% तक प्रीमियम बढ़ाने का दिया सुझाव। कश्मीर के लिए पहली ट्रेन शुरू हुई। कटरा से सुबह 8:10 पर रवाना हुई। 3 घंटे बाद श्रीनगर पहुंची। किराया 715 रुपये और 1320 रुपये। और UGC नेट जून 2025 एग्जाम का नया शेड्यूल जारी। 25 से 29 जून तक CBT मोड में होंगे पेपर। 10 दिन पहले मिलेगी सिटी इंटीमेशन स्लिप। और 24 घंटे में कोरोना के 391 नए मामले आए। केरल और गुजरात में सबसे ज्यादा मरीज मिले, 5755 एक्टिव केस। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते काफी दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ था। मई का पूरा ही महीना लगभग बरसात के दिनों में ही बीता है। मानसून से पहले हुई बरसात से लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हुआ। इसी बीच मौसम की आंख मिचौली भी जारी रही और कई बार भीषण गर्मी का भी एहसास हुआ। अब पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के बाद जल्द ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हरियाणा के 2 शहरों सिरसा और रोहतक में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने हरियाणा में गर्म हवाएं फिर से एक्टिव होने की संभावना जताई है। 9 जून से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों, खासकर राजस्थान से सटे हरियाणा के इलाकों में लू चलेगी। लू चलने के साथ ही तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल आदि शहरों में लू चल सकती है। जनता से अपील की है कि ऐसे मौसम में पर्याप्त पानी पिएं और धूप में बाहर निकलने से बचें। विशेषज्ञों का कहना है कि 28 जून को अपने निर्धारित समय पर हरियाणा में मानसून प्रवेश कर जाएगा और 3 जुलाई तक पूरे राज्य में फैल जाएगा। वहीं 15 से 20 जून के दौरान प्री मानसून बरसात की संभावना बनी हुई है, जिससे लू से कुछ राहत मिलेगी। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार द्वारा राशन डिपो पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत POS मशीनों पर 100% eKYC अनिवार्य कर दी गई है। इसके तहत सभी लाभार्थियों को 30 जून तक eKYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सिरसा जिले के खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार ने बताया कि सिरसा जिले में लगभग 60% लाभार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान सफलतापूर्वक दर्ज की जा चुकी है। इस पर विभाग द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। सभी लाभार्थियों की eKYC होने से फर्जी तरीके से राशन लेने पर अंकुश लगेगा। उन्होंने राशन लाभार्थियों से आग्रह करते हुए कहा है कि वे इस प्रक्रिया को 30 जून से पहले अनिवार्य रूप से पूरा कर लें, ताकि राशन डिपो पर राशन लेने के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी लाभार्थियों से जल्द इस काम को पूरा करने की सलाह दी है। अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि eKYC करवाने के लिए लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड के साथ नजदीकी डिपो धारक के पास जाकर POS मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर अपनी पहचान सत्यापित करानी होगी। इसके बाद eKYC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एस्टेट परीक्षा 2024 के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फॉर्म में सुधार का एक और मौका दिया है। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश कुमार और सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन यानी निःशुल्क शुद्धि का अवसर प्रदान किया गया था, लेकिन अब उनके हित को देखते हुए सुधार का एक और अतिरिक्त मौका ऑफलाइन माध्यम से दिया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी 9, 10 और 12 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बोर्ड कार्यालय कमरा नंबर 28 भिवानी में पहुंचकर शुद्धि शुल्क जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त एस्टेट परीक्षा 2024 के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी यदि एस्टेट का केवल अतिरिक्त लेवल अपने पंजीकरण में जोड़ना यानी बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी भी 9 से 12 जून तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर ऑनलाइन माध्यम से दिए गए लिंक के माध्यम से फीस के अंतर को जमा करवाते हुए ऑनलाइन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को शुद्धि से संबंधित यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद किसी भी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
हरियाणा सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त और सुलभ बनाने की दिशा में एक और क्रांतिकारी कदम उठा रही है। अब प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर ऑन कॉल प्रणाली के तहत उपलब्ध होंगे, जिससे गंभीर रोगियों को समय पर इलाज मिल सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी अस्पतालों में अब डॉक्टरों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत नोड फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। सरकार की इस पहल से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अब विशेषज्ञ डॉक्टर अस्पतालों में ऑन कॉल मरीजों को देखेंगे। स्त्री रोग और बाल रोग सहित एनेस्थीसिया, सर्जरी और रेडियोलॉजी जैसे मामलों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में यह सेवा केवल 5 जिलों हिसार, जींद, मेवात, सोनीपत और कैथल में उपलब्ध करवाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसे बाद में पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा। प्रदेश सरकार का उद्देश्य हर नागरिक को समय पर गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। यह नई पहल उसी दिशा में एक मजबूत और सकारात्मक प्रयास है। हरियाणा CET परीक्षा के एक अभ्यर्थी ने संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET के नियमों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में सरकार के साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को भी नोटिस जारी किया गया है। सरकारी नौकरी और भर्ती परीक्षा के इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला काफी अहम होने वाला है। दरअसल ये याचिका कैथल निवासी नाबालिग अभ्यर्थी प्रभजीत सिंह ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसे सिर्फ इसलिए परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया क्योंकि वह इस परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित आयु से 41 दिन कम था, जबकि वह अन्य सभी जरूरी योग्यताएं पूरी करता है। प्रभजीत ने याचिका में कहा है कि उसने साल 2023 में 10वीं और 2025 में 12वीं की परीक्षा पास की है, जिससे वह CET परीक्षा के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता यानी 10+2 पूरी करता है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 संशोधित 2023 के अनुसार किसी भी सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है। CET केवल एक पात्रता परीक्षा है और चयन की प्रक्रिया यानी मुख्य परीक्षा एवं नियुक्ति जुलाई 2025 के बाद ही संभावित है। इसलिए याचिकाकर्ता को आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि वह नियुक्ति से पहले 18 साल का हो जाएगा। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को 9 जून के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हरियाणा में जल्द ही न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन होने वाला है। इसके लिए सरकार द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 5 साल की देरी के बाद इस विषय में प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इससे पहले 2015 में इसे संशोधित किया जाना था। साल 2020 में इसमें बदलाव होना था। अब राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन को लेकर जाँच करने और सलाह देने के लिए समिति और उप समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति का कार्यकाल 2 साल के लिए रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ने से 50 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। यह समिति प्रदेश के आसपास के राज्यों में मजदूरी संरचना का विश्लेषण करेगी, साथ ही हितधारकों से भी मंत्रणा करेगी। इसके बाद 90 दिनों में कमेटी अपनी सिफारिश को पेश करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इस देश की असली ताकत हमारे गरीब, श्रमिक और वंचित वर्ग के लोग हैं। यही लोग अपने पसीने और मेहनत से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 वर्षों में इन मेहनतकश वर्गों को जो सम्मान और अधिकार दिए हैं वह कांग्रेस कभी नहीं दे पाई। कांग्रेस ने हमेशा अपने परिवार के हितों को प्राथमिकता दी और आम जनता, समाज और देश की चिंता नहीं की। कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए आम जनता की अपेक्षाओं की अनदेखी की और अब जनता ने उन्हें शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री संत कबीर कुटीर पर प्रदेश भर से आए DSC समाज के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे। समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को 11 जून को सिरसा में मनाई जाने वाली संत कबीर जयंती के लिए भी निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत का संविधान, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्र को प्रदान किया, आज हमारे लोकतंत्र की मूल आत्मा है। इस पवित्र संविधान के कारण ही देश को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था मिली है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और न्यायपालिका मजबूती से कार्य कर रहे हैं। चरखी दादरी पुलिस ने नशा तस्करों की तलाश के लिए करीब आधा दर्जन गांवों में सर्च अभियान चलाया। 150 पुलिस कर्मियों की 7 टीमों ने अलग अलग अभियान चलाकर जांच की। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने सभी SHO व पुलिस यूनिट प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए जिले के सभी थानों व पुलिस यूनिटों में पुलिस कर्मचारियों की 7 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें 150 पुलिस कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस टीमों द्वारा मादक पदार्थों व नशा तस्करों को पकड़ने के लिए अलग अलग स्थानों पर रेड की गई। शनिवार को पुलिस टीमों ने गांव समसपुर, जेवली, झोझुकला व रानीलावास में अलग अलग स्थानों पर रेड की। वहीं सिटी थाना व CIA टीम ने मिलकर शहर के हुड्डा सेक्टर में बनी झुग्गियों की तलाशी ली व स्पेशल स्टाफ ने MC कॉलोनी में तलाश की। पुलिस टीम को देखकर असामाजिक तत्व पब्लिक प्लेस से गायब नजर आए, तो इस दौरान मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर जाँच की गई। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर अवैध शराब या फिर अन्य कोई नशा करने वालों संदिग्ध लोगों को पकड़ने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान संदिग्ध
दिखने वाले लोगों और आमजन से पूछताछ भी की गई। जींद की उचाना में 22 जून को सरपंच एसोसिएशन और खाप पंचायतों की एक महापंचायत होगी। इस बैठक में लव मैरिज एक्ट में संशोधन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल ने ये जानकारी फतेहाबाद के टोहाना में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि महापंचायत में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले निजी मैरिज प्लेस में हुई बैठक में कई गाँव के सरपंच और उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। रणबीर गिल ने कहा कि वर्तमान में समाज में कई बुराइयां बढ़ रही है। युवक युवतियां एक ही गाँव और गोत्र में शादियां कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। इससे बीमारियों का खतरा बढ़ता है। रणबीर ने केंद्र सरकार से लिव इन रिलेशनशिप पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार 3 तलाक को समाप्त कर सकती है तो लिव इन पर भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। रणबीर गिल ने कहा कि खाप पंचायत इस मसले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से भी मिली थी। सीएम ने इस मुद्दे को सकारात्मक बताते हुए सहयोग करने की बात कही थी। रणबीर ने कहा कि लव मैरिज एक्ट को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार को उसमें संशोधन अवश्य करना चाहिए ताकि सामाजिक ताना बाना बना रहे और ग्रामीण हो या फिर शहरी क्षेत्र सभी का आपसी भाईचारा बना रहे। उन्होंने कहा कि इसके लिए कॉलेज व यूनिवर्सिटी में जाकर युवाओं को भी साथ में जोड़ा जा रहा है। जींद में सरकारी, गैर सरकारी और एडेड कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 9 जून है। ऐसे में विद्यार्थियों के पास अब केवल 2 दिन का समय शेष बचा है। इसके बाद 19 जून को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी। जिन विद्यार्थियों का पहली मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वे 23 जून तक संबंधित कॉलेज में दाखिले के लिए फीस जमा करवा सकते हैं। फिलहाल कॉलेजों में आवेदन के साथ साथ विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जाँच का भी कार्य जारी है। जिन विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहे हैं, 15 जून तक कॉलेजों में दाखिला कमेटी उनके डॉक्यूमेंट्स की जाँच करेगी। उसके बाद पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 18 जून को लगेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट 19 जून को जारी की जाएगी। पहली मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थी 20 से 23 जून तक फीस जमा करवा पाएंगे। 25 जून को दूसरी प्रोविजनल और 26 जून को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। दूसरी मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थी 27 से 29 जून तक फीस जमा करवा पाएंगे। 2 मेरिट लिस्ट के बावजूद अगर कॉलेजों में खाली सीट रह जाती है तो 1 जुलाई से फिजिकल काउंसलिंग के तहत दाखिला प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। 2 जुलाई को आवेदन को लेकर दोबारा से उच्चतर शिक्षा पोर्टल खोलेगा। दाखिले के इच्छुक विद्यार्थी पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। 3 से लेकर 9 जुलाई तक 100 रुपए लेट फीस के साथ विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं। 10 से 15 जुलाई तक 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लेट फीस भरकर विद्यार्थी दाखिला ले पाएंगे। गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अब महंगा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने सरकार से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने का सुझाव दिया है। IRDAI ने औसतन 18% प्रीमियम बढ़ाने का सुझाव दिया है, जबकि कुछ गाड़ियों की कैटेगरी में यह बढ़ोतरी 20% से 25% तक हो सकती है। अब इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय लेगा। 2 से 3 हफ्तों में इस पर फैसला लिया जा सकता है। मंत्रालय की मंजूरी के बाद एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सार्वजनिक सहमति के लिए जारी किया जाएगा। इसके बाद अन्य प्रक्रिया जैसे सुझाव लेना और समीक्षा करना किया जाएगा, तभी यह बदलाव लागू होंगे। पिछले 3 सालों से इस बीमा के प्रीमियम में बदलाव नहीं किया गया है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब है कि यह बीमा आपके वाहन से किसी तीसरे व्यक्ति जैसे राहगीर या दूसरा वाहन चालक या फिर उनकी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई करता है। यह आपके या फिर आपके वाहन के नुकसान को कवर नहीं करता, बल्कि दूसरों को हुए नुकसान के लिए सुरक्षा देता है। एक उदाहरण के माध्यम से आप मान लीजिए आपकी गाड़ी से दुर्घटना में किसी और का वाहन खराब हो जाता है या फिर किसी को चोट लगती है या फिर उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उस नुकसान की भरपाई करता है, जैसे मरम्मत का खर्च या फिर मेडिकल बिल। तीसरे व्यक्ति को चोट या फिर मृत्यु होने पर मुआवजा जो कि 7.5 लाख रुपए तक का है। साथ ही तीसरे व्यक्ति की संपत्ति जैसे दूसरी गाड़ी, दुकान या घर को नुकसान होने पर मुआवजा मिलता है। आपको यहाँ पर बता दें कि यह कानूनी रूप से अनिवार्य है। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना अवैध है और जुर्माना या फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह आपको वित्तीय बोझ से भी बचाता है। अगर आपकी गलती से किसी और को नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करती है। आपको बता दें कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपके अपने वाहन का नुकसान और आपको अपनी चोट या फिर मेडिकल खर्च कवर नहीं होता है। इसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना पड़ता है। कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहली ट्रेन शनिवार सुबह 8:10 पर कटरा स्टेशन से रवाना हुई। कटरा श्रीनगर वंदे भारत सुबह 10:05 पर बनिहाल स्टेशन पहुंची। 3 घंटे के सफर के बाद 11:02 पर श्रीनगर स्टेशन पहुंच गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया था। पीएम ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का भी इनॉग्रेशन किया। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के टिकट IRCTC की वेबसाइट से बुक किया जा सकते हैं। ट्रेन में 2 ट्रेवल क्लास है।
है। चेयर कार का किराया 715 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपए है। हफ्ते में 6 दिन 2 ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी। ये अभी ट्रेनें सिर्फ बनिहाल में रुकेंगी, अन्य स्टॉपेज पर फैसलाबाद में होगा। आजादी के 76 साल पूरे होने के बाद भी कश्मीर घाटी बर्फबारी की सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती है। बर्फबारी होने पर नेशनल हाईवे 44 बंद होने से कश्मीर घाटी जाने का भी एकमात्र रास्ता बंद हो जाता है। इसके अलावा भी सड़क के रास्ते जम्मू से श्रीनगर जाने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। ट्रेन शुरू होने से यह सफर करीब 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। रूट पर 2 ट्रेनें चलेंगी। पहली ट्रेन कटरा से सुबह 8:10 पर चलेगी और सुबह 11:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी। वहीं ट्रेन दोपहर बाद 2 बजे श्रीनगर से वापस आएगी और शाम 5:05 पर कटरा पहुंच जाएगी। ये ट्रेनें 26,401 और 26,402 मंगलवार को नहीं चलेंगी। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन दोपहर 2:55 पर कटरा से चलेगी और शाम 6 बजे श्रीनगर पहुंच जाएगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 8 बजे श्रीनगर से वापस आएगी और सुबह 11:05 पर कटरा पहुंच जाएगी। ये ट्रेनें 26,403 और 26,404 बुधवार को नहीं चलेंगी। कटरा श्रीनगर ट्रेन कश्मीर को पूरे साल रेलवे के जरिए जोड़े रखने के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का पहला चरण है। अगले चरणों में नई दिल्ली से जम्मू होते हुए श्रीनगर तक वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनें चलाने की योजना है। ट्रेन शुरू होने से अब देश के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट आसानी और कम खर्च में कश्मीर जा पाएंगे। यह पूरा प्रोजेक्ट सेना के लिए भी बहुत अहम है। आर्म्स, एम्यूनिशन, राशन बॉर्डर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। रेल कनेक्टिविटी से कश्मीर में सेना का मूवमेंट भी तेजी से हो सकेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार में टीचर व एडम स्टाफ के पदों पर भर्ती की जा रही है। यह भर्ती एडहॉक या पार्ट टाइम बेसिस पर की जा रही है। सभी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। पीआरटी, कला और शिल्प, गार्डनर, सफाई कर्मी, नर्स आदि के पदों पर यह भर्तियां होने जा रही है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC व ST के लिए 250 रुपए फीस तय की गई है। आवेदकों को फीस का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के जरिए करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों पर उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में मॉडल संस्कृति स्कूलों और PM श्री स्कूलों में टीचरों को अब 5 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 10 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी MIS पोर्टल पर शुक्रवार को आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षक MIS पोर्टल पर 13 जून की रात 10 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। मॉडल संस्कृति और PM श्री स्कूलों में पढ़ाने की इच्छा रखने वाले शिक्षकों की ऑफलाइन परीक्षा इस बार सेंटा यानी सेंटर फॉर टीचर एक्रेडिटेशन के स्थान पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC द्वारा ली जाएगी। प्राइमरी शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 70 अंकों की रहेगी और 30% अंक अकादमिक के लिए दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अन्य सभी श्रेणी के शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 60 अंक की होगी, जबकि 40% अंक अकादमिक के लिए मिलेंगे। ट्रांसफर में अकादमिक और परीक्षा में मिले अंकों के साथ MIS पोर्टल का स्कोर आधार बनाया जाएगा। मॉडल संस्कृति स्कूलों में तैनाती के लिए अभी तक सेंटा ऑनलाइन टेस्ट करवाता था, जिसमें शिक्षकों को सवालों के सही जवाब के सामने टिक करना होता था। इस कंपनी से शिक्षा विभाग का करार अब समाप्त हो चुका है। अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दी गई है। HBSC को यह जिम्मेदारी पहली बार मिली है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली। पिछले शनिवार यानी 31 मई को सोना 95,355 रुपए पर था, जो अब 97,145 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,790 रुपए बढ़ी है। तो वहीं चांदी की बात करें तो पिछले शनिवार को 97,458 रुपए पर थी, जो अब 1,05,285 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 7,827 रुपए बढ़ी है। चांदी अभी अपने ऑल टाइम हाई पर है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 98,120 रुपए और 22 कैरेट सोने का दाम 89,950 रुपए पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।